हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये नया चैप्टर है, इसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब इसके वर्ड से समझिए। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक है ना, मतलब इलेक्ट्रो होगा मतलब इसमें कहीं इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व होगा। मैग्नेटिक है मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व होगा। तो ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैक्सवेल और नील्स बोहर्स ने ये बताया कि जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। तो वो रेडिएशन किस फॉर्म में एमिट करता है, वेव्स के फॉर्म में एमिट करता है ना। अब देखिए, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए, मैक्सवेल एंड नील बोहर suggested नील बोहर suggested that charged particle that accelerated charged particle है ना, accelerated charged particle emits radiation in the form of waves, है ना। किस फॉर्म में रेडिएशन को एमिट करता है, वेव्स के फॉर्म में। कभी भी जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या होता है, वो रेडिएशन एमिट करता है, मतलब एनर्जी एमिट करता है ना। किस फॉर्म में एमिट करता है, वेव्स के फॉर्म में, है ना। तो मैक्सवेल एंड नील बोहर सजेस्टेड दैट एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, है ना। वेव्स के फॉर्म में क्या करता है, एमिट करता है ना। दैट वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, दैट वेव इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, समझ गए। तो कभी भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो क्या एमिट करेगा, रेडिएशन, या एक तरीके से वेव एमिट करता है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि मैक्सवेल ने बताया था कि कभी भी जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसका, अब देखिए हमें पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो चार्ज होता है, चार्ज क्या बनाता है, हमारा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है +Q, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कोई भी चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब जब ये चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करता है, मूव करेगा, एक्सीलरेट करेगा, तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेट करेगा। तो चार्ज कभी भी जब वाइब्रेट करेगा, ध्यान से समझिए, चार्ज जो है जब वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेट करता है तो क्या होगा उसका, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, है ना। क्या बनाएगा वो, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। समझ रहे हैं। तो ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नेटिक। अभी हम आगे और इसके डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मतलब एक तरीके से समझिए कि कभी भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेटेड होता है, वाइब्रेट करता है, तो
क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनते हैं। क्या बनते हैं, परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ईएम वेव्स जो होती हैं या ईएम वेव्स जो बनती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, मान लेते हैं ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। एक मान लेते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, ये वाला डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक। तो देखिए, तब इसमें जो वेव का प्रोपोगेशन है वो दो टाइप से हो सकता है। मान लेते हैं कि वेव या तो ऐसे जाए, एक ऐसे जा रही है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, ऊपर नीचे ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है। कौन से एक्सिस में मूव कर रही है, एक ऊपर नीचे मूव कर रही है ना। ऊपर हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि ये कैसे मूव कर रही है, एक्स वाई एक्सिस में मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है। एक मूवमेंट ऐसा हो गया। अब एक मान लेते हैं, देखिए एक है ऐसे ऐसे मूव कर रही है और एक ऐसे ऐसे मूव कर रही है, समझ रहे हो। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक ऐसे ऐसे मूव कर रही है ऊपर नीचे, और एक कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ठीक है। तो एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे मूव करवा दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो मान लेते हैं ये कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। हॉरिजॉन्टली मतलब आगे पीछे, ठीक। तो ये 3D में बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो इसको समझ रहे हैं, एक आपका ऐसे ऐसे मूव कर रही है और एक आपका ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो ये वाली कौन सी है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ये किसको दिखा रही है, ये दिखा रही है आपके, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसमें आपको ये समझना है कि जो वेव्स है उसमें दोनों फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे मूव कर रही है, कैसे, ऐसे 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 मूव कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 मूव कर रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में बनेगी, एक्स, और सामने की तरफ कौन सा है, जेड। तो ये कौन सा एक्सिस में बन रहा है, एक्स और जेड एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स और जेड एक्सिस पे बन रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में बन रही है, एक्स और वाई एक्सिस पे बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि जो ईएम वेव्स होती हैं उसमें दोनों फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। जैसे मैं आपको बताया कि जब भी चार्ज एक्सेलरेट होगा तो उसमें क्या होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब ये ऐसे दिख नहीं रहा है हॉरिजॉन्टली, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली है ना, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, वो उस तरफ पीछे साइड है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिएगा, डन। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा कि यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है, देखो कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जहाँ दोनों जीरो थे तो जीरो थे, जहाँ दोनों 90 डिग्री पे पीक पे थे 180 डिग्री पे फिर जीरो हो गए, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कोई नहीं है, टाइम लैग कोई नहीं है ना। तो याद रखिएगा कि फेज डिफरेंस जो होता है ईएम वेव्स में, फेज डिफरेंस बिटवीन ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो रहता है ना। या आप बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे से कैसे मूव करती है, परपेंडिकुलर। तो सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि
जो इनका रेशियो होता है E/B इज इक्वल टू क्या होता है C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो EM वेव्स होती हैं ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, है ना। इनकी स्पीड क्या होती है, ये इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, यानी इनकी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन लोग ट्रैवल करती हैं। और इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो इनका जो रेशियो है वो इक्वल टू C आता है। E ऊपर में है क्योंकि E की वैल्यू ज़्यादा होती है B के कंपेयर में, ठीक है। फोर्थ याद रखिएगा, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ना, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं, तो इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ना। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो कहाँ ट्रैवल करती हैं ये वैक्यूम में ट्रैवल कर लेती हैं, इनके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये EM वेव्स हैं, EM वेव्स के आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, है ना। देखिए हमारे चारों तरफ EM वेव्स हैं, हमारे सेल फ़ोन में, वाईफाई में, मोबाइल में, हर जगह चारों तरफ हमारे रेडियो में, FM में, है ना, हर जगह हमारे क्या है EM वेव्स ही है ना। और हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारा EM वेव्स से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा गामा रे हो गई, है ना, रेडियो वेव्स हो गई, अल्ट्रा वायलेट रे हो गई, जितनी भी विजिबल रे, लाइट जितनी हम लोग देखते हैं, है ना, तो विजुअल रे जितनी होती है वो सभी EM वेव्स होती हैं, समझ रहे हैं। तो यही सब वेव्स होती हैं हमारी, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो गामा रे हो गई, है ना, गामा रे हो गई, रेडियो वेव्स, जितनी भी रेडियो वेव्स होती हैं, है ना, रेडियो वेव्स हो गई, विजिबल रेस, जितनी भी हम रेस को देख लेते हैं, विजिबल रेस, है ना, ये सभी, UV रेस, अल्ट्रा वायलेट रे जितनी होती है, इंफ्रारेड वेव्स जितनी होती है ना, तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सभी EM वेव्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे हमारे EM वेव्स। तो इसमें याद रखिएगा, देखिए चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड होता है, मूव करता है, वाइब्रेट करता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये दोनों फील्ड उसके परपेंडिकुलर बनते हैं, है ना, यही हमारा वेव है, इसी को हम लोग वेव कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अभी मैं आपको बताया कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये कहाँ से पता चला? हमें ये तो पता था कि करंट जो है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। जब किसी वायर में हम लोग करंट भेजते हैं तो उसमें क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये तो हमने पढ़ा था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक। लेकिन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, ये हमें बाद में पता चला। तो ये किसने बताया था? मैक्सवेल ने। तो देखिए, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, अब इसको ध्यान से समझिए। एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से अगर किसी वायर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं तो वायर के अराउंड क्या क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कभी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है तो उसके अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सीधी सी बात है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके अराउंड। समझ रहे? यही था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि इफ़ वी, है ना, इसको आप ऐसा लिख लीजिए
कि अगर हम वायर में क्या सेंड करें, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसके हिसाब से इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू, ऐसे लिख लीजिए, इफ द इलेक्ट्रिक करंट, if the electric current flows through wire, flows through wire, है ना, it produces magnetic field, it produces magnetic field around it, ठीक। तो अगर वायर में हम करंट का फ्लो कराते हैं तो वो अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लेता है। ये तो हमने पढ़ा था पहले ही चैप्टर में, समझ रहे। अगर वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो अपने अराउंड क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एम्पियर ने अपना सर्किटल लॉ दिया था। उनका क्या सर्किटल लॉ था कि क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, या इसको हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट आई। ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना, ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके हिसाब से द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जो करंट इसमें फ्लो होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लेते हैं, है ना, इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मान लेते हैं कि ये छोटा सा डिस्टेंस dl है ना। अब इस पूरे dl का पूरा क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो इसके अराउंड जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया, स्मॉल डिस्टेंस का इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब ये पूरे फील्ड का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड, क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं। तो वायर के अराउंड जो टोटल क्लोज लूप का मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन होगा वो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही चीज़ है, वही चीज़ हमने बताया था कि वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट का। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। ये चीज़ उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है, करंट से बनता है। जितना ज़्यादा करंट भेजोगे उतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो सब बढ़िया था। प्रॉब्लम कहाँ पे आया, देखिए अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये पूरा समझ में आ गया। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था कि लाइन इंटीग्रेशन वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस क्लोज लूप में, इस पूरा क्लोज लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बताया। अब ध्यान से समझिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है, ठीक है। ये हमारा सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये सर्किट है जिसमें क्या है, हमारे पास कैपेसिटर है ना। इसको पहले आपको समझना है, फिर आप इसको अपने वर्डिंग में लिख लेना, ठीक है। हमारे पास सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा है और इसको हम लोग एक सप्लाई से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी कैपेसिटर को सप्लाई से जोड़ देते हैं, है ना, तब इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। करंट जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। अब देखिए कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, गैप होता है। कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, गैप होता है। ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर, ये हमारा कैपेसिटर है C, और कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, गैप। गैप है मतलब क्या है, वहाँ पे एयर है, कुछ नहीं है तो एयर है, ठीक है।
तो जब यहाँ से हम लोग करंट सप्लाई करते हैं और सप्लाई में हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं और कैपेसिटर प्लेट के बीच में कुछ नहीं है, गैप है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा। अब देखिए करंट का फ्लो किसके कारण होता है, करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इसलिए करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट बोलते हैं, ऐसा हमने एजम्पशन किया है। लेकिन कैपेसिटर के प्लेट के बीच में गैप होता है और गैप में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, गैप में तो कुछ नहीं है, गैप में एयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, है ना। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो नहीं रहा है। लेकिन ये भी ऑब्जर्व किया, ये किसने किया था, मैक्सवेल ने, है ना। ये सब किसने किया था, ये किया था मैक्सवेल ने। तो ये मैक्सवेल की कहानी चल रही है, ठीक है। यहाँ से, तो यहाँ से लिख लीजिए कि ये किसने किया था, मैक्सवेल ने, ठीक। तो ये मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में गैप है और गैप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है। तो अगर गैप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट तो फ्लो हो रहा है, समझ रहे कि इस सर्किट में करंट तो फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। अभी हमने पढ़ा ना एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि अगर वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा था, इस पूरे सर्किट में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। लेकिन उन्होंने ये दिमाग लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके लिए क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है ना। करंट का फ्लो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था लेकिन यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, प्लेट के बीच में तो गैप है। ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं कि मैक्सवेल ऑब्जर्व्स दैट द वायर द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, है ना, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वेयर देयर इज अ गैप बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, जहाँ पे एक प्लेट में गैप था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, तो इसमें याद रखिएगा कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि सर्किट, है ना, कंटेनिंग कैपेसिटर, कंटेनिंग कैपेसिटर, है ना, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर सी, है ना, सी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सर्किट है, सर्किट में जो वायर है ये क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहाँ से इनको दिमाग लगाया कि अगर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। फिर यहाँ से उन्होंने एक नया फार्मूला बनाया। उन्होंने क्या कहा कि जो सर्किट है, ध्यान से समझिए, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम प्लेट को, कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं, कैपेसिटर की बैटरी के एक प्लेट को हम लोग किससे जोड़ते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। और कैपेसिटर के जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वहाँ पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होता है, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। समझ रहे हैं। तो प्लेट्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। तो इसमें लिख लीजिए ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जेस accumulate charges accumulate on both plate of capacitor, both plate
है ना, एक्यूमुलेट ऑन बोथ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो जब चार्ज होता है तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट में क्या होता है, चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं। अब हम देखिए, तो इस कैपेसिटर में क्या हो गया, चार्ज एक्यूमुलेट हो गए। अब इस कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अब देखिए चार्ज बढ़ रहे हैं, चार्ज बढ़ेंगे, अब इसके बीच में जो क्या बनेगा, इसके बीच में बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए देन, या यहीं पे लिख लीजिए, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चार्जेस एक्यूमुलेट ऑन बोथ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, है ना। देन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस कैपेसिटर। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्या बनेगा, इज इक्वल टू बनेगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इन प्लेट्स के बीच में, वो क्या होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लेट के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब चार्ज तो लगातार चेंज हो रहे हैं, क्यों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस या अक्रॉस बिटवीन कैपेसिटर के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बना, E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये बनेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए चार्ज लगातार चेंज हो रहे हैं, चार्जिंग में या डिस्चार्जिंग में, दोनों केस में क्या होता है, चार्जिंग में चार्ज बढ़ जाते हैं, डिस्चार्जिंग में चार्ज क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब चार्ज चेंज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखिए DE बाई dt, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्योंकि चार्ज चेंज होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी एप्सिलॉन नॉट A, ये आएगा। ठीक है, Q बाई टी यानी कि क्या, I करंट, तो और हम क्या लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा, A को इधर ले आइए तो हो जाएगा DE A, है ना, A इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट भी उधर आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट DEA अपॉन dt, और इधर से क्या हो गया, Q है, Q बाई टी क्या होता है, करंट, तो ये हो जाएगा करंट। समझ रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या समझ आ रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, ये क्या है, ये को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई, फ्लक्स, ये हमारा फ्लक्स है ना। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बनेगा यहाँ से आपका, यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ से आपका फार्मूला बनेगा, ये क्या है, I इज इक्वल टू Q बाई टी क्या हो गया, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई इलेक्ट्रिक अपॉन dt। ये यहाँ से इन्होंने ये बताया कि जब चार्जिंग होता है या डिस्चार्जिंग होता है, यहाँ पे चार्ज चेंज होते हैं, चार्ज चेंज होंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाई डी टी यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनता है, करंट बनता है। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनता है, करंट बनता है। समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है उसके कारण यहाँ पे करंट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ होता है। प्लेट्स के बीच में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि चार्ज है तो यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का
वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, चेंज होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक, क्योंकि चार्ज चेंज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा यानी उसको क्या बोलेंगे, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है आपका, ये है आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण क्या बनेगा, करंट बनेगा, और यही करंट हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ रहे हो, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ से मैक्सवेल ने ये बताया कि इस कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस करंट से नहीं बन रहा है। ये कौन सा करंट है, जो करंट फ्लो होता है बैटरी से, जो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है, ये चार्जेस के कारण फ्लो होता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, है ना। ये हमारा कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन कैपेसिटर के बीच में जो चार्ज करंट फ्लो होगा वो किसके कारण फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो उन्होंने कहा कि कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सिर्फ कंडक्शन करंट के कारण नहीं बनता। कंडक्शन करंट मतलब नॉर्मल करंट जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, सिर्फ कंडक्शन करंट के कारण नहीं होता। ये है कंडक्शन करंट जो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मैग्नेटिक फील्ड और किसके कारण प्रोड्यूस होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण। डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सा है, जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में बनता है ना। किसके कारण बनता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वही चेंजिंग फ्लक्स, वही होता है। चेंजिंग फ्लक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं पर यूनिट एरिया में। तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ बनता है, प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर प्लेट के बीच में, जहाँ पे एयर गैप है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीडियम। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से यहाँ पे कौन सा करंट बनता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ कंडक्शन करंट के कारण नहीं प्रोड्यूस होता, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण भी प्रोड्यूस होता है। समझ रहे। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट, और यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा था, करंट के कारण। ये कौन सा करंट था, कंडक्शन करंट। ठीक है, तो याद रखिए कंडक्शन करंट क्या है, IC होता है हमारा कंडक्शन करंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो करंट है हमारे, एक है हमारा कंडक्शन करंट और एक होता है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखिए कंडक्शन करंट क्या है, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट नॉर्मल जो करंट होता है इसको IC से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्शन करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन करंट, नॉर्मल करंट जो होता है। और एक हमने निकाला यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को ID से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण, है ना। फ्लोज ड्यू टू चेंज इन, किस में चेंज होने, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फ्लोज बिटवीन, अब फ्लो कहाँ होता है, फ्लोज बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, है ना, C प्लेट, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, फ्लोज बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स है ना, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू चेंज इन। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कहाँ फ्लो होता है, फ्लोज बिटवीन कैपेसिटर, C यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फ्लो होता है।
और क्यों फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण फ्लो होता है। तो ये याद रखिएगा। कंडक्शन करंट फ्लो होता है किस में? वायर में, है ना, वायर में या कंडक्टर में, है ना। फ्लोज इन वायर एंड कंडक्टर, फ्लोज इन वायर, फ्लोज इन वायर स्लैश कंडक्टर। वायर या कंडक्टर में फ्लो होता है ना, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए, एक हमारा होता है कंडक्शन करंट, एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट नॉर्मल करंट होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण वायर या कंडक्टर में फ्लो होता है, उसको हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सवेल ने बाद में बताया कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, यानी कि फ्लक्स चेंज होता है, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होता है, फ्लोज बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इस वायर में पूरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण भी प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ करंट के कारण प्रोड्यूस नहीं होता, कंडक्शन करंट के कारण प्रोड्यूस नहीं होता, और किसके कारण प्रोड्यूस होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने से भी प्रोड्यूस होता है। समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड, अभी जो मैं आपको ईएम वेव्स बता रहा था, जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे? तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, ये सिर्फ करंट से प्रोड्यूस नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण भी प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने क्या किया था? मैक्सवेल ने सर्किटल लॉ जो था, एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके नया फॉर्मूला दिया था, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे है हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या था? यहाँ पे लिख लीजिए मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे है मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा फॉर्मूला? बी इंटू डी एल म्यू नॉट इंटू, अब आई एक ही करंट था, अब यहाँ पे लिखिए आई सी प्लस आई डी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों के कारण होगा। ये दोनों बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये दोनों घटेंगे तो ये भी घटेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक करंट के कारण नहीं होगा, कंडक्शन, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसको इसी कलर में लिख देता हूँ। तो ये है हमारा मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। ये फॉर्मूला किसने दिया था? मैक्सवेल। तो डिस्प्लेसमेंट करंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये था पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी इज इक्वल टू किस लिए प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज कितना दिया है? 2 माइक्रोफैरेड, सॉरी वोल्टेज बोला हूँ, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 2 माइक्रोफैरेड, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले लिखिए गिवन क्या दिया है आपको, है ना। तो गिवन है कैपेसिटेंस C कितना दिया है? 2 माइक्रोफैरेड, मतलब कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶, है ना, फैरेड, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। फिर इस चेंजिंग एट द रेट ऑफ, है ना, अब वोल्टेज चेंज दिया हुआ है
10 वोल्ट पर सेकेंड। वोल्टेज चेंज मतलब कि dB/dt दिया हुआ है, वोल्ट पर सेकेंड है ना, तो वोल्ट पर सेकेंड चेंज इन वोल्टेज कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस दिया है 2 × 10⁻⁻6 फैरेड और ये दिया है वोल्ट पर सेकेंड, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, कैपेसिटेंस दिया है, चेंज इन वोल्टेज दिया है, अब आपको क्या निकालना है, ID, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपसे पूछा है क्या होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बनाएं क्वेश्चन। फॉर्मूला लिख लीजिए ID का। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, है ना, अभी हमने जस्ट बनाया था। फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, E × A, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E0 d ऑफ E × A इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरिया प्लेट का एरिया अपॉन dt ये है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज है ना अपॉन डिस्टेंस, यानी V/d लिख सकते हैं। तो E की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/d। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, E = क्या होता है, V/d, या d इधर आएगा तो V = E × d होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे E की जगह रखेंगे V/d, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, A को बाहर ले जाइए डिफ्रेंशिएशन से, A तो कांस्टेंट है एरिया, अपॉन डिस्टेंस E/d, d भी बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, dB/dt बचेगा। E की जगह क्या रखे हैं, V/d, तो d बाहर चला गया है, V अंदर है, तो dB/dt हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट E × A/d क्या होगा, E एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर है ना। अब ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका कैपेसिटेंस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ID का फॉर्मूला क्या बनता है, C कैपेसिटेंस इंटू चेंज इन वोल्टेज, ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस इंटू चेंज इन वोल्टेज। कैपेसिटेंस कितना है, 2 × 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज कितना 10, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर। करंट है तो 20 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा, समझ रहे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अगर ये सब समझ में नहीं आया तो लास्ट वाला याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इनटू चेंजिंग वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस को चेंजिंग वोल्टेज, कैपेसिटेंस दिया हुआ था, चेंजिंग वोल्टेज दिया हुआ था, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये कहाँ से आए, यहीं से आए हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूले से। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू ये होता है E इज इक्वल टू V/d कर दिए, तो V d और A को बाहर कर दिए और dB/dt हो गया, तो ये बन गया। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, 20 माइक्रो एम्पियर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, सेकेंड वाला बना लीजिए वैसे ही, है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू चेंजिंग वोल्टेज। ठीक है, सेकेंड वाला बना लीजिए, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन विच वे यू कैन इस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर। यानी आपको डिस्प्लेसमेंट करंट कितना चाहिए, 1 एम्पियर बनाना है, या 1 एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट इस्टेब्लिश करना है इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ 1 माइक्रोफैरेड। यानी कि कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 1 माइक्रोफैरेड, यानी 1 × 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक, तो D का वैल्यू इतना, ID डिस्प्लेसमेंट करंट इतना हो, कैपेसिटेंस इतना हो। ठीक, तो चेंजिंग वोल्टेज हमें कितना लगेगा, तो यहाँ पे रख चेंजिंग वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, ID/C। इसी फॉर्मूले को देखिए, तो चेंजिंग वोल्टेज हमें लगेगा dB/dt इज इक्वल टू ID/C इज इक्वल टू 1/10⁻⁻6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻6 कितना, वोल्ट पर सेकेंड। समझ गए, तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपको 1
1 एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट इस्टेब्लिश करना है तो कितना चेंजिंग वोल्टेज देना पड़ेगा? 10⁶ वोल्ट पर सेकेंड चेंजिंग वोल्टेज देना पड़ेगा। समझ रहे? टू इस्टेब्लिश 1 एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट वी शुड हैव टू अप्लाई 10⁶ वोल्ट पर सेकेंड चेंजिंग वोल्टेज। हमें इतना इंस्टेंटेनियस चेंजिंग वोल्टेज देना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंजिंग वोल्टेज इतना देना पड़ेगा। समझ गए? तो इतना आप चेंजिंग वोल्टेज देंगे तब आपका 1 एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। किसमें? प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, तो इसको भी बना लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन वैक्यूम। एक्चुअली में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो फॉर्मूलेस थे उनको कंपाइल किया एक जगह, उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो फॉर्मूलेस थे उनको कंपाइल किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन सभी मैक्सवेल ने नहीं दिए हैं, मैक्सवेल ने जस्ट उनको कंपाइल किया है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से इन्होंने इक्वेशंस को कंपाइल किया था। जैसे पहला एक है हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या था हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्लोज लूप के लिए E इंटू डी एस इज इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस लॉ। मतलब गॉस लॉ ये बताता था कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज क्या करता है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यही है, अगर क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एनक्लोज्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या किसी भी क्लोज्ड एरिया में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एनक्लोज्ड चार्ज के बराबर होता है, या एनक्लोज्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। कोई क्लोज्ड सरफेस है, मान लो ये क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अंदर टोटल चार्ज के बराबर होगा या प्रोपोर्शनल होगा। जितना चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यही इनका कहता है, यही कहता है, या मेन इनका लॉ ये बताता था कि जो चार्ज है वही इलेक्ट्रिक। यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अलग अलग टाइप की ईएम वेव्स है जिसके अलग अलग यूज़ है, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी गामा रे है, गामा रेस। अब गामा रेस बहुत पावरफुल रे होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मोटी मोटी दीवार को भी क्या कर सकती है? पेनिट्रेट कर सकती है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। पेनिट्रेट करना मतलब किसी चीज़ को तोड़ के अंदर घुस जाना, पेनिट्रेशन हो जाता है। तो इसमें ये बहुत ही पावरफुल रे होती है। पावरफुल इसलिए है क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी इसकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी इसकी। वेवलेंथ कम होता है ना, वेवलेंथ अपोजिट है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी हाईएस्ट होने के कारण इसकी एनर्जी हाईएस्ट है, एनर्जी हाईएस्ट होने के कारण इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी हेनरी बैकरेल और मैडम क्यूरी ने। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? हेनरी बैकरेल और मैडम क्यूरी ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती है? तो देखिए जो हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है उसको तोड़ने से, डीके मतलब उसको तोड़ने से हमें क्या मिलता है? गामा रेस मिलती है ना। यानी उसके न्यूक्लिय के डीके होने से, उसके टूटने से, डीके होने से हमें क्या मिलती है? गामा रेस मिलती है। कैसे मिलती है? रेडियो एक्टिव न्यूक्लिय के डीके होने से। इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, 10⁻³ मीटर, मतलब बहुत कम वेवलेंथ होती है, समझ रहे हैं। ये मतलब कुछ इस टाइप की है, ऐसा, ऐसे 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 ऐसे। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ बहुत कम है। वेवलेंथ छोटा सा, एक वेव का लेंथ बहुत कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे। अनचार्ज होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अनचार्ज होने के कारण ये एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको आयोनाइज नहीं कर पाती है, उसको बहुत कम आयोनाइज करती है, तो लो आयोनाइजेशन पावर है ना, उसको आयोनाइज नहीं कर पाती। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? देखिए सबसे मेन है इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन
जानने के लिए हम लोग गामा रे का यूज़ करते हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, है ना, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। ठीक, तो ये गामा रे है ना, सबसे पावरफुल रे यही है गामा रे। उसके बाद आती है हमारी एक्सरे। एक्सरे की डिस्कवरी की थी रोटजन ने। अब ये जो एक्सरे होती है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम लोग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को किसी हैवी मेटल से टकराते हैं, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन के पाथ में एल्यूमिनियम रख दे तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से टकराएगा। तो जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल से टकराता है तब एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती है? कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन विथ हैवी टारगेट, है ना। हैवी मास के मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन टकराए, कोलिजन हो जाए, तो उसमें से क्या बनती है? एक्सरे बनती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ इससे ज़्यादा है, एक्सरे से थोड़ी ज़्यादा होती है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक होती है, और इसकी 10⁻³ मीटर से कम होती है। मतलब वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर इसके कंपेयर में थोड़ी कम होगी, है ना। तो इसका लो पेनिट्रेशन पावर है। पेनिट्रेशन पावर तो है तभी तो हम लोग अपने बॉडी में ये पेनिट्रेट कर लेती है। बोन्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एक्सरे करवाते हैं अपने बॉडी का। ठीक है, ये भी अनचार्ज होती है, इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है, क्योंकि अनचार्ज है तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब इसका एप्लीकेशन है मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ बोन्स। अब बोन्स का एक्सरे कराते हैं हम लोग, है ना, तो बोन्स का स्ट्रक्चर हमें दिख जाता है ना, तो इसके लिए इसका एक्सरे का यूज़ किया जाता है। क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर का देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, सॉलिड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखने के लिए। रेडियोग्राफी वही है ना, अपने बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट हो गया है ना, तो उसको देखने के लिए हम लोग रेडियोग्राफी यूज़ करके इसका यूज़ करते हैं, तो वही एक तरीके का है ना। तो ये सब यूज़ है इसका एक्सरेज का। ठीक है, तो ये एक्सरेज है, तो सबसे पावरफुल रे कौन सी हो गई? गामा रे। उसके बाद होती है हमारी एक्सरे, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली कम होती है। तो एक्सरे रिलेटिवली कम पावरफुल है किससे? गामा रे से। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूवी रेस। अब देखिए सनलाइट से जो रेज आती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, है ना। सनलाइट से हमें क्या मिलता है? यूवी रेस मिलती है। अब वो हमें विजुअलाइज नहीं होती। अब हमारी जो ओजोन लेयर है वो बहुत सारी वेवलेंथ, यानी कि कम वेवलेंथ जो होता है, कम वेवलेंथ के यूवी रेस को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है ना। वेवलेंथ कम होगी यानी फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा, क्या बोलना चाहिए, मतलब कि हाई एनर्जी वाली यूवी रेज होती हैं। अगर वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आती हैं तो हमें बहुत हार्म कर सकती हैं। तो ओजोन लेयर जो है एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो कम वेवलेंथ वाली यूवी रे को हमारी ओजोन लेयर क्या करती है? रोक देती है। और जो हमारी यूवी रेज होती हैं जिनका वेवलेंथ 400 या 400 से ज़्यादा होता है, केवल उन्हीं को अलाउ करती है। तो ज़्यादा वेवलेंथ वाली यूवी रे ही हमारे तक आती हैं जो उतना हार्म हमको नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए यूवी रेस का डिस्कवरी रिटर ने किया था। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? तो इसको हम लोग आयोनाइज गैस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सन से तो प्रोड्यूस होती ही है ना। मरकरी लैंप से हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन से लैंप से? मरकरी लैंप से, है ना। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। सन से प्रोड्यूस होती ही हैं, और मरकरी यानी HG लैंप्स भी प्रोड्यूस करता है। और कैसे होता है? वेल्डिंग स्पार्क से, है ना। वेल्डिंग स्पार्क से भी ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इन सब से यूवी रेस प्रोड्यूस होती है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा सन है, ठीक। अब सनलाइट कहाँ आती है? अर्थ में आती है। यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग हैं। अब इसके बीच में क्या आता है? रहता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है? सनलाइट से जो यूवी रेज आती हैं उसमें जो लो वेवलेंथ की होती हैं, लो वेवलेंथ की यूवी रे को रोक देता है। अब जैसे ही लगभग 315 नैनोमीटर से ग्रेटर देन जो वेवलेंथ की यूवी रेज होती हैं, करीब 400 के आसपास, वही वेवलेंथ की यूवी रेज हम तक आती हैं। समझ रहे? कम वेवलेंथ की जो यूवी रेज होंगी वो ज़्यादा हार्मफुल होंगी,
है ना। इसलिए उसको क्या करता है, हमारा जो ओजोन लेयर है उसको रोकता है, यानी हमको प्रोटेक्ट करता है, समझ रहे हैं। इसीलिए ओजोन लेयर को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लगभग 1 नैनोमीटर तक हो सकती है ना। प्रॉपर्टीज़ क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, यानी यूवी रेस को अगर मेटल में एक्सपोज करें या यूवी रेस मेटल से जब स्ट्राइक करती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट करती हैं, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यूवी रेस जो है जब मेटल से टकराती हैं, है ना, या मेटल को जब हम यूवी रो में एक्सपोज करते हैं तो यूवी रे क्या करती है, मेटल से टकरा के उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देती हैं, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। कॉजेज स्किन कैंसर, अगर हमारी स्किन सन की एक्सपोजर में आ जाए, यूवी रे के एक्सपोजर में आ जाए तो क्या हो जाता है, हमारी स्किन को हार्म कर देता है और स्किन कैंसर हो सकता है, समझ रहे, तो ये याद रखिएगा। तो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, स्किन कैंसर हो सकता है यूवी रे के एक्सपोजर से। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दी जाती है, मतलब मेटल से ये इलेक्ट्रॉन को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जब भी यूवी लाइट मेटल सरफेस से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देती है ना, वही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्किन कैंसर होता है ना, ये हमने जानते हैं कि यूवी रे जब भी हमारा स्किन सन के एक्सपोजर में आता है तो हमारे स्किन में डैमेज हो जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, कैंसर हो जाता है, हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो देखिए ये सबसे मेन यूज़ होता है बैक्टीरिया और जर्म को मारने के लिए। यूवी रे क्या करता है, इन्वायरमेंट को बैक्टीरिया फ्री या जर्म फ्री बना देता है, इसीलिए हॉस्पिटल और लैब्स वगैरह में हम लोग यूवी लैम्प का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग वाटर के सैनिटाइजन में ग्लासवेयर मतलब कांच के बने सामान हैं उनको जर्म फ्री या बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए भी हम लोग यूवी रे का उपयोग करते हैं। यूवी रे का मेन काम क्या है कि ये जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका वाटर के और ग्लासवेयर के सैनिटाइजेशन में मतलब जर्म फ्री बनाने में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यूवी रे का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विजुअल लाइट रे। विजुअल लाइट रे पे किसने वर्क किया था, न्यूटन ने वर्क किया था। विजुअल लाइट रे मतलब वो रे जिसे हम देख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विजुअल लाइट रे। जिसे हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं विजुअल लाइट, समझ रहे। तो जितनी भी कलरफुल लाइट हम लोग देखते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ये सभी विजुअल लाइट रे होती है। अब इन लाइट का या इन रेस का जो वेवलेंथ का रेंज है कितना है, 400 से 700, समझ रहे। तो इस रेंज के वेवलेंथ को ही हम देख सकते हैं, समझ रहे, इसी रेंज के वेवलेंथ को हम लोग देख सकते हैं। तो इस रेंज में आने वाली जितनी भी रेज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विजुअल लाइट रे। यूवी रे देखिए 400 से कम है तो विजुअल में नहीं आती है, दिखाई नहीं देगी। इसका जो वेवलेंथ है 400 से कम होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। अब इसका वेवलेंथ क्या है, 400 से 700, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग इसको देख पाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो उसको भी नहीं देख पाएंगे, तो इसका एक रेंज है 400 से 700, इसी रेंज की रे को हम लोग देख सकेंगे। अब कोई रे है उसका वेवलेंथ इससे ज़्यादा है तो उसे नहीं देख पाएंगे, वो फिर से विजिबल रेंज से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर वर्क किया था न्यूटन जी ने। अभी कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से। जैसे मान लीजिए एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, अगर मान लीजिए हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एनर्जी एमिट करेगा। किस फॉर्म में एमिट करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में, मतलब विजुअल रे के फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है। तो यही है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो एनर्जी रिलीज करेगा, लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। तो इसके प्रोडक्शन का रीज़न ही यही है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, जंप करता है ना, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होती है, विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके वेवलेंथ का रेंज कितना है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। प्रॉपर्टी सेंसिटिव टू ह्यूमन आई। सेंसिटिव टू ह्यूमन आई का मतलब है कि आँखों के लिए सेंसिटिव होती है ये, मतलब इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अब विजुअल लाइट के कारण ही हम सभी चीज़ें देख सकते हैं। लाइट है तभी तो हम लोग देख पाते हैं, लाइट नहीं होगी तो नहीं देख पाएंगे। तो चीज़ों को देखने के लिए विजुअल लाइट बहुत ज़रूरी है। टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानने के लिए भी हम लोग विजुअल लाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है।
विजुअल लाइट से ही तो सब देख पाते हैं, तो उसी से सब दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विजुअल लाइट। इसका रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर। ह्यूमन आई के लिए सेंसिटिव है, यानी कि हम इसको देख सकते हैं अपनी आँखों से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विजुअल लाइट। तो ये दोनों हो गए, ये दोनों भी हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड रेज कौन सी रेज होती हैं? ये वो रेज होती हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं, समझ रहे? जैसे मान लीजिए कि आग से जो हीट मिलती है हमको, फायर से, है ना, अब वो रेज तो हमको दिखती नहीं है, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो वो रेज जो हीट प्रोड्यूस करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इंफ्रारेड रेस बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हर्शल ने की थी। ठीक है, अब देखिए कैसे प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल्स, जब भी कोई मॉलिक्यूल जब अपना मॉलिक्यूलर, माने कोई भी कंपाउंड होगा या कोई भी मैटर है, मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाइब्रेशन या रोटेशन होता है। जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट या रोटेट करेगा तो क्या करता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही एनर्जी इंफ्रारेड रेस के फॉर्म में निकलती है, समझ रहे? जैसे हमारे पास कोई मैटर है ना, आपके पास कोई मैटर है ना। अब मैटर में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। ये मैटर है, मैटर में मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो मॉलिक्यूल जब भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करेंगे या रोटेट करेंगे, तो क्या करेंगे, तो जब भी वाइब्रेट करते हैं तो मैटर हीट हो जाता है, देखे होंगे आप, समझ रहे हैं? तो मैटर जब भी वाइब्रेट करता है, रोटेट करता है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट या रोटेट करेंगे, समझ रहे हैं, तब वो क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, हमारी इंफ्रारेड रेस के फॉर्म में, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग इंफ्रारेड रेस को प्रोड्यूस करते हैं। और उसमें क्या होता है, जब भी मैटर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट या रोटेट करते हैं तो उनका जो आउटर ऑर्बिटल होता है, आउटर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स के जो आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के याद रखिए कि मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट या रोटेट करता है तो हीट हो जाएगा, हीट होगा तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो इंफ्रारेड रेस के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ का रेंज 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के रेंज का होता है। मतलब कि जो इंफ्रारेड रेज है इस रेंज का होगा। ठीक है, अब इसको भी हम लोग देख तो सकते नहीं, विजुअल रेंज के बाहर है ये कौन सा इफेक्ट देता है, थर्मल इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट देता है। मतलब जो ईवी रेज है ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, समझ रहे? इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है प्लांट को, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इंडस्ट्रीज़ में ड्राइंग और हीटिंग में यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में जो भी हीटिंग या ड्राइंग करते हैं उसमें यही इंफ्रारेड रे का यूज़ होता है, समझ रहे? तो ये सब इंफ्रारेड रेस है। इंफ्रारेड रेस समझिए वो रेज होती हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं। आप आग के सामने बैठेंगे तो आपको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। गर्मी लगेगी तो वहाँ पे कौन सी रे के कारण लगती है, इंफ्रारेड रे के कारण, जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। ठीक है, टीवी रिमोट में भी यही इंफ्रारेड रे होती है, समझ रहे हैं? तो ये सब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का डिस्कवरी किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था इसका। माइक्रोवेव्स याद रखिए, माइक्रोवेव ओवन से, ओवन का यूज़ किस लिए किया जाता है, हीटिंग के लिए। तो माइक्रोवेव्स का भी यूज़ हीटिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोवेव्स का यूज़ टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, बात करने के लिए, ट्रांसमीटर रिसीवर में इसका यूज़ होता है, रडार डिटेक्ट करने में या रडार में इसका यूज़ होता है, किसका, माइक्रोवेव्स का। ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस होती है, डिवाइसेस सच एज, ये क्या है, क्लिस्ट्रॉन, है ना, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, है ना। इसका कौन सी डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, याद रखिए। एक है हमारा क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, एक है हमारा मैग्नेट्रॉन। दो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, एक है हमारा
मैग्नेट्रॉन, ये M नहीं है, N है, ठीक। तो इन दो डिवाइसेस का हम लोग यूज़ करके इसे प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एक हमारा मैग्नेट्रॉन ट्यूब है, एक है क्लिस्ट्रॉन ट्यूब। इन दोनों ट्यूब का यूज़ करके हम लोग माइक्रोवेव्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसकी वेवलेंथ का रेंज थोड़ा ज़्यादा है, देखिए 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के रेंज का है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिनोमिना ऑफ, जैसे लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का सेम प्रॉपर्टीज़ इसमें भी है। मतलब जो माइक्रोवेव्स होती हैं, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस हो सकती हैं, रिफ्रैक्शन मतलब बेंड हो सकती हैं, डिफ्रैक्शन मतलब स्प्रीड हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, बाउंस हो सकती हैं, है ना, बाउंस हो सकती हैं, बेंड हो सकती हैं, और क्या हो सकती, स्प्रीड हो सकती हैं, फैल सकती हैं, समझ रहे। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसमें, माइक्रोवेव्स में। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अब जैसे मैं आपको बताया रडार में यूज़ होता है माइक्रोवेव्स का, रडार में, टेलीकम्युनिकेशन में, तो ना बातचीत करने में, जो हम लोग फ़ोन लगाते हैं ना उसमें यूज़ होता है। एनालाइजिंग ऑफ, ये है फाइन, है ना, फाइन डिटेल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की फाइन डिटेल को एनालाइज करने में इसका यूज़ होता है। हीट में आपको बता ही दिया, माइक्रोवेव में यूज़ होता है। माइक्रोवेव में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेव्स का ही यूज़ होता है। तो माइक्रोवेव्स भी हमारे विजिबल रेंज में नहीं आती हैं, ठीक है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर इन सब से करें तो। टेलीकम्युनिकेशन और रडार में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है, और इसके अलावा हीटिंग में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। क्लिस्ट्रॉन ट्यूब और मैग्नेट्रॉन ट्यूब से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब है हमारे माइक्रोवेव्स का। नेक्स्ट है हमारी रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे हमने देखा गामा रे की वेवलेंथ सबसे कम थी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। ये याद रखिए। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, मार्कोनी ने की थी, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, मार्कोनी ने की थी। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑसिलेटिंग सर्किट। ऑसिलेटिंग सर्किट का मतलब है अगर किसी सर्किट में करंट बार बार चेंज होता है, जैसे एसी करंट, तो उसमें से कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती है, समझ रहे। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, अब सर्किट में अगर एसी करंट फ्लो होगा या चेंजिंग करंट, बार बार करंट चेंज हो, तो इसमें से क्या होता है, इसमें से जो वेव्स प्रोड्यूस होगी वो कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती है, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती है, याद रखिए। उसी को बोलते हैं ऑसिलेटिंग सर्किट। ऑसिलेटिंग सर्किट का मतलब सर्किट कंटेनिंग चेंजिंग करंट, है ना। उसमें क्या हो रहा हो, करंट बार बार चेंज हो रहा हो, चेंजिंग करंट, जैसे एसी करंट होता है ना। तो सर्किट में अगर चेंजिंग करंट होता है तो उसमें से वेव प्रोड्यूस होती है कौन सी, रेडियो वेव्स। इसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज़्यादा होती है, मतलब समझ रहे, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। और इसीलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन में, है ना। रेडियो से सिग्नल भेजते हैं, रिसीव, उधर से रिसीव होता है, तो रेडियो जिसमें हम लोग FM में फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं ना, है ना। तो उस वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल भेजते हैं मतलब रेडियो वेव्स जाती हैं, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती हैं। टेलीविज़न कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है ना, टेलीविज़न में, रेडियो में, रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। बहुत दूर तक जिससे बात करना है, सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा यूज़ होगा, रेडियो वेव्स का यूज़ होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस लॉन्ग होती है, ठीक है, बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंटेन मोर वेव नेचर, है ना। ये मेनली वेव ही होती हैं, पार्टिकल नेचर इसमें नहीं होता, है ना। वेव के जैसे ही बिहेव करती हैं, ठीक है, टू कंपेयर द पार्टिकल नेचर, है ना। तो वेव नेचर ही इसमें होता है, वेव के जैसे ही बिहेव करती हैं। तो जैसे हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गामा रे। अब गामा रे जो था, इसकी वेवलेंथ सबसे कम थी, वेवलेंथ सबसे कम थी तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो एनर्जी ज़्यादा थी, समझ रहे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, गामा रे के बाद, गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है, तो वेवलेंथ का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाए तो सबसे पहले आएगा गामा रे। गामा रे के बाद हमने पढ़ा था एक्स रे, समझ रहे, एक्स रे, एक्स रे का फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा होगा। उसके बाद आएगा आपका यूवी रे,
यूवी रे का उससे ज़्यादा वेवलेंथ, उससे ज़्यादा आएगा फिर विजुअल लाइट आती है। विजुअल लाइट के बाद कौन आएगा? इंफ्रारेड यानी जो हीट वाली वेव होती है, इसे याद रखना, रेड से हीट। इंफ्रारेड से के बाद कौन आती है? माइक्रोवेव रे। फिर माइक्रोवेव के बाद कौन आ गई हमारी? रेडियो वेव्स। तो इस तरह से वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रे की। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? गामा रे की। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। समझ रहे? तो ये क्या है? वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। तो टोटल हमने कितनी रे पढ़ ली? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।